हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। इकोनॉमिक्स हिंदी में आज हम लेकर आए हैं अध्याय 7 आर्थिक इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आवृत्ति चित्र, आयत चित्र, बहुभुज तथा तोरण वक्र। यानी तोरण वक्र को ओजाइव के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें आयत चित्र क्या होता है, आयत चित्र क्या होता है, आवृत्ति चित्र क्या होता है और बहुभुज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है विस्तार से सभी कॉन्सेप्ट के बारे में इजी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें शुरू करते हैं। आयत चित्र क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो आता है उसे आयत चित्र कहा जाता है। तो पहला टॉपिक जो हमारा है यहाँ पर जो है पहला टॉपिक आयत चित्र है। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक है आयत चित्र। आयत चित्र आप सबने सुना तो होगा आयत चित्र के बारे में। आयत चित्र होता क्या है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आयत चित्र होता क्या है वाकई में। तो आयत चित्र वह रेखा चित्र होता है जिसमें सतत श्रृंखला से संबंधित मदों तथा उनकी आवृत्तियों को आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी अगर हम इसको सरल भाषा में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आयत चित्र क्या होता है। सतत श्रृंखला से संबंधित मद, यानी कोई भी मद है, कोई भी संख्या है, वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कटे ना, यानी कहीं से जो है खंडित ना हो, टूटे ना, यानी लगातार होनी चाहिए, लगातार। तो सतत श्रृंखला यानी सतत मतलब लगातार होनी चाहिए। जैसे यहाँ से ये जुड़ी हुई है, इस तरह से ये जो है लगातार संख्या होनी चाहिए। तो सतत श्रृंखला से संबंधित मदों को, ऐसे मद होने चाहिए, मद का मतलब कोई संख्या, ऐसे मद होने चाहिए जो सतत श्रृंखला से संबंधित हो, यानी एक साथ जुड़े हों, और उनकी आवृत्तियों को, यानी जब उनकी आवृत्ति जो आती है, जैसे 2 4 बार आ गया, उसको मैंने लिख दिया 4, उसके बाद जो है 3 बार आ गया तो 3 बार लिख दिया। इसकी आवृत्ति से संबंधित जो होता है, आवृत्तियों को जब उसको ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं तो क्या कहते हैं, उसे आयत चित्र कहते हैं। ठीक है, आयत चित्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कि आयत चित्र कैसा दिखता है। तो आयत चित्र को बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो है इस प्रकार से कुछ दिख जाता है। आयत चित्र ऐसे बनता है कुछ इस प्रकार से। हमने पहले डंडा आरेख पढ़ा था, डंडा आरेख में भी ऐसा ही चित्र था, लेकिन डंडा आरेख और आयत चित्र में थोड़ा सा अंतर है। डंडा आरेख में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो गैप होता है, यहाँ पर इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर हमने डंडा आरेख में पढ़ा था कि इस तरह से डंडा आरेख बनता है। ये हमारा जो है डंडा आरेख इस तरह से बनता है, यानी डंडा आरेख में जो है गैप के साथ बनता है इस तरह से। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं आयत चित्र। आयत चित्र क्या है, यहाँ पर देखिए आयत चित्र हम पढ़ने वाले हैं। तो आयत चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। आयत चित्र और डंडा आरेख में अंतर आपको बहुत ज़रूरी है समझना। तो सबसे पहले आयत चित्र और डंडा आरेख में अंतर समझते हैं, कैसे हम आयत चित्र को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से बनाना होगा। यहाँ पर पहले हमने क्या करा था, यहाँ पर अब देखिए गैप दिया था, यहाँ पर देखिए ये अलग बनाया था, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन हमें क्या करना है, अगला जो बनाना है इसके साथ ही बनाना है, इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। और यहाँ पर 2 प्रकार के आयत चित्र होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार से आयत चित्र बनता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आयत चित्र कैसे होता है। बस डंडा आरेख का ही रूप है, इसमें बस केवल क्या होता है, इसमें गैप नहीं दिया जाता बीच में, यहाँ एक साथ जोड़ के बना दिया जाता है। तो ये आयत चित्र कहलाता है, क्योंकि ये आयत की तरह बन गया, इसलिए आयत चित्र कहलाता है। तो अब हम बनाते हैं क्या, अब हम इसके देखते हैं रूप। 2 रूप होते हैं आयत चित्र के, कौन कौन से देख लेते हैं। पहला रूप होता है हमारा, यहाँ पर जो है पहला पॉइंट है हमारा आयत चित्र का। 2 प्रकार के आयत चित्र हमने देखे हैं, 2 प्रकार के आयत चित्र होते हैं। पहला जो होता है समांतर आयत चित्र, जो है समान वर्गांतर वाला आयत चित्र, यानी वर्गांतर, इसका मतलब है समान वर्गांतर, यानी जो वर्ग का अंतर है वो समान होता है, वर्गांतर वाला आयत चित्र, यानी समान वर्गांतर वाला। दूसरा जो होता है उसका नाम है असमान वर्गांतर, असमान वर्गांतर। ठीक है,
तो पहला वर्गांतर है समान, दूसरा है असमान, यानी इसमें समान वर्गांतर नहीं होता है, और इसमें जो है असमान में समान नहीं होता है, इसमें समान वर्गांतर होता है। अब वर्गांतर क्या होता है, वर्गांतर को समझना है हमें, क्या होता है वर्गांतर। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी सारी तो आपको पता होगा वर्गांतर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, वर्गांतर क्या होता है, यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ वर्गांतर क्या होता है। तो वर्गांतर देखिए आपने यहाँ 5 से 10, 5 से 10, 10 से जो है 15, 15 से 20, इस प्रकार से आंकड़े दे रखे होते हैं। तो 15 से 5 से और 10 के बीच में जो भी आंकड़े आएंगे वो इसके सामने लिख दिए जाएंगे, ठीक है। इसके सामने जो भी आंकड़े आते हैं 10 और 15 के बीच में, जैसे कि यहाँ पर क्या आता है 7 आता है, ऐसे जितने भी आंकड़े आते हैं वो लिख दिए जाते हैं। तो इसके बीच में क्या क्या आ सकता है, काफ़ी सारे आंकड़े आ सकते हैं, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, इस प्रकार से आंकड़े होते हैं। तो ये एक वर्ग है, ठीक है, जिसके वर्ग के अंदर इतने आंकड़े आते हैं। तो हमें निकालना है वर्ग अंतर, यानी इस वर्ग का अंतर। तो वर्ग का अंतर कैसे निकलता है, वर्ग का अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर अगर मैं इसको, ये क्या होती है हमारी, ये हमारी जो भी इस तरफ की जो सीमा होती है उसे निम्न सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा कहा जाता है। इधर की जो सीमा होती है उसे निम्न सीमा कहा जाता है, यानी जो ये 5 है वो निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा को जो है L से डिनोट किया जाता है, ठीक है, L से निम्न सीमा को डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो इधर वाली सीमा है यानी 10 है, तो इसे कहा जाएगा उच्च सीमा। तो इसे क्या आ जाएगा, L2 से डिनोट करेंगे, इसे कहेंगे उच्च सीमा, ठीक है, इसे उच्च सीमा कहा जाता है। तो इसे उच्च सीमा कहा जाता है, इसे जो है निम्न सीमा कहा जाता है। देखिए इधर वाली जो है निम्न सीमा, इधर वाली उच्च सीमा, तो ये 10 उच्च सीमा है और ये है निम्न सीमा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर निम्न सीमा 5 है और ये यहाँ पर 10 है। तो फॉर्मूला क्या होता है वर्गांतर निकालने का, वर्गांतर, वर्गांतर निकालने का बराबर क्या आता है वर्गांतर। वर्गांतर निकालना बहुत आसान है, आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है, यानी कितना अंतर आता है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, आप पहले उच्च सीमा को लिखेंगे, बड़ी वाली सीमा पहले आएगी, उसके बाद माइनस कर देंगे छोटी सीमा को, यानी बड़ी वाली सीमा से माइनस करेंगे छोटी वाली सीमा। देखिए उच्च सीमा से माइनस करेंगे निम्न सीमा को, तो आपका जो है वर्गांतर आएगा यहाँ पर कितना, L2 कितना है 10 और यहाँ पर L1 है जो है, सॉरी L1 है यहाँ पर क्या 5। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5। तो वर्ग सीमा क्या, वर्गांतर क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार से वर्ग के बीच जो है वर्गांतर आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आपने समझ लिया कि वर्गांतर क्या होता है। वर्गांतर क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में जो अंतर होता है उसे वर्गांतर कहते हैं। अब देखिए समान वर्गांतर, ऐसा आयत चित्र जिसमें समान वर्गांतर होता है, वर्गों के बीच जो है समान जो है अंतर होता है, तो उसे समान वर्गांतर कहा जाता है। असमान वर्गांतर वह वर्गांतर होता है जिसमें वर्गों के बीच असमानता होती है, वर्ग में असमानता होती है, वो बराबर नहीं आते हैं। अगर मैं इसका वर्ग निकालूँ, अगर 5 आया है तो अगले का वर्ग भी निकालूंगा तो मेरा 5 ही आएगा, और उसके बाद अगले का वर्ग निकालूंगा, वर्गांतर जो निकालूंगा वो भी 5 आएगा। यानी किसी पूरे वर्गांतर में सभी में से किसी भी संख्या का अगर मैं किसी भी जो है एक का वर्ग निकालूं तो 5 आएगा, यानी सेम आएगा। अगर वर्गांतर समान आता है तो उसे वर्ग समान वर्गांतर कहा जाएगा। अगर असमान आता है, मान लीजिए इसका 5 आ गया तो अगर इसका 10 आ जाए तो ये असमान वर्गांतर हो जाएगा। तो आंकड़े 2 प्रकार से होते हैं, यानी वर्गांतर 2 प्रकार से होते हैं, तो आयत चित्र भी 2 प्रकार से बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों समान वर्गांतर का आयत कैसे बनता है उसके बारे में हम जान लेते हैं और देखते हैं समान वर्गांतर का आयत बनाकर। तो यहाँ पर वर्गांतर का आयत बनाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं वर्गांतर कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों आपके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो ये क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित तालिका में कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या के पर्चे में प्राप्त अंक दिए गए हैं, उन्हें आयत चित्र में प्रकट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अंक 2 दे रखा है, अंक है 0 से 10 जो है 5 हैं।
ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या 5 है और वर्ग दे रखा है यहाँ पर, यानी अंकों को वर्ग में दिखा रखा है और ये विद्यार्थियों की संख्या दिखा रखी है इस तरह से 10, 15, 20 और यहाँ पर जो है 12, 8, 4। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर जो है गैप जो हो रहा है इन सबके बीच 10-10 का हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्गांतर क्या होगा, 10 का होगा। देखिए किसी में ज़्यादा कम नहीं है तो ये समांतर वर्गांतर कहलाएगा। देखिए यहाँ पर अगर इसको 10 में 0 घटाएंगे 10 आएगा, 20 में 10 घटाएंगे 10 आएगा, 30 में 20 घटाएंगे 10 आएगा, 40 में 30 घटाएंगे 10 आएगा, 50 में जो है 40 घटाएंगे 10 आएगा, 60 में 50 घटाएंगे 10 आएगा और 70 में भी अगर 60 घटाते हैं तो 10 आता है। तो सभी में 10-10 का गैप है, इसलिए ये समांतर वर्गांतर है। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे इसको किया जाता है, तब आपको बहुत आसानी से और भी ज़्यादा जो है आपको समझ आएगा। तो आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो आप पहले करते हैं। आपको वर्ग यहाँ पर बना लेना है, इस तरह से आपको सीधा आपका जो है ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आपने बना लिया। उसके बाद क्या करना है, आपने देखा यहाँ पर जो आंकड़े थे वो 20 से ज़्यादा नहीं थे, यानी जो विद्यार्थियों की संख्या थी 20 से ज़्यादा नहीं थी। तो हम मैक्सिमम नंबर यहाँ पर जो लेंगे वो 20 तक लेंगे। तो अगर मैं 5 का गैप ले लूँ तो वो काफ़ी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और यहाँ एक और लिख लेते हैं 25, क्योंकि हमें क्या है, ज़्यादा लिख लो कोई नहीं। तो हमें यहाँ पर कितना लेते हैं, अब हमें लेना है 5। तो सबसे पहले हमने दे रखा था वर्ग। ठीक है दोस्तों, वर्ग दे रखा था हमें वर्ग। यहाँ पर मैं आपके लिए वर्ग लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर वर्ग क्या है, हमारे पास वर्ग दे रखे हैं हमारे पास 0 से 10, ठीक है, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से जो है 40, 40 से जो है 50, जो है 50 से दे रखा है 60, 60 से 70। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वर्ग दे रखे हैं। अब वर्ग दे रखे हैं आपको, आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 10 का गैप है, तो अगर मैं 10-10 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर मुझे 70 तक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 10 लगा देता हूँ, 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30। तो यहाँ पर कौन से आंकड़े हैं, यहाँ पर जो है अंक, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें विद्यार्थियों की संख्या। तो आप यहाँ लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर विद्यार्थियों, ठीक है, की संख्या। तो आप यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिख लें। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या हमने दर्शाई है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर जो क्या है, अंक दिखा रखे हैं आपने अंक। ठीक है, वर्गांतर में दिखा रखे हैं, वर्ग में दिखा रखे हैं अंक। तो यहाँ पर क्या है 30, 30 के बाद क्या था 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70 और 80 भी ले लेते हैं, क्योंकि कम नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा चाहे हो जाए। तो अब हमने पहले देखा था हमारे पास जो अंक था, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी पूरा ही लिख देते हैं। यहाँ पर कितने थे, 5 थे, यहाँ पर जो है 10 थे, 15 थे और उसके बाद यहाँ पर जो है 20 थे। यहाँ पर जो है आंकड़े जो है 12, यहाँ 12 दे रखे थे, 8, 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ 5, ठीक है, यानी 0 से 10 के बीच 5। तो 0 क्या होता है, ये रहा 0, 0 और 10 के बीच क्या है 5। तो ये रहा, ये हमारा बन गया 5। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, मिला दिया। देखिए दोस्तों, आपको गैप नहीं छोड़ना है, अगर गैप छोड़ेंगे तो ये डंडा आरेख बन जाएगा। आपको आयत चित्र बनाना है, तो ये बन गया 5। अगला क्या है, अगला मेरा 10 है, तो मुझे 10 बनाना है। ठीक है, तो 10 क्या करेंगे, 10 ऊपर लेंगे और यहाँ पर लेंगे। तो आपको यहाँ से नहीं खींचना, इस बार यहाँ पर आपको ऐसे करना है, यहाँ पर जो है इसको बढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पर 10 का अपने आप बनेगा। तो ये इस तरह से ये 10 का बन गया। उसके बाद अगला करना है, ऊंचाई देखनी है आपको, ऊंचाई। ये तो अपने आप बनता जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं करनी है, यहाँ पर कुछ नहीं देखना, आपको ऊंचाई खाली देखनी है 15। तो अगला 15 है, 15 पे क्या है, ये रही। ठीक है, इसको बस आप बढ़ा दें आगे, ये 15 का बन गया। ठीक है, अगला क्या है, 15 के बाद आता है 20। तो 20 का भी बनेगा, 20 का कितना आएगा, 20 का ये आएगा। तो यहाँ पर आपको इतना बढ़ा देना है। उसके बाद ये जो है
इसको आपको इस तरह से ये करना है। ये 20 का बन गया, 20 का बन गया। अगला क्या है हमारा 12 का, तो 12 का बनाएंगे। 12 कितना है, कहाँ पर आएगा 12, 10 और 10 के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 12 का, तो ये आ गया 12 का, तो ये हो गया हमारा 12। अब अगला कौन सा है, अगला है 8। 8 कहाँ पर आता है, 5 और 10 के बीच में 8 आएगा, तो यहाँ पर जो है ये 8 का बन जाएगा, तो यहाँ पर 8 लगा दें, 8 का बन गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट कौन बचा, 60 और 70 के बीच में बचा है हमारा कितना, 4, तो 60 और 70 के बीच में कितना है, 4, 4 यहाँ आएगा बिल्कुल यहाँ पर नीचे की तरफ, तो ये जो है 4। तो इस तरह से आपका आयत चित्र बन जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान था, बस आपको याद रखना है एक भी गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है, गैप नहीं छोड़ना है। जितने अंक दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं, उनको आप यहाँ से जितने का गैप है, गैप के हिसाब से लिख लें, 10, 20, 30, ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे लिख लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अंक देखने हैं, कितने अंक दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो एडजस्ट कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद आपको इसको देखकर कितने दे रखे हैं उसको आपको लगाते चला जाना है। आपको ऊंचाई देखनी है, इधर का नापना है, इधर का कोई नापना नहीं है, क्योंकि ये अपने आप बनता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 से 10 के बीच, ये देखिए 0 से 10 के बीच कितने 5, 10 से 20 के बीच कितने 10, 20 से 30 के बीच ये देखिए 15, तो ये ऊंचाई के हिसाब से दिखा रहा है। तो आपका आयत चित्र ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम बनाते हैं एक असमांतर वर्गांतर वाला आयत चित्र की कैसे हम असमांतर वर्गांतर में आयत चित्र बनाते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान था, तो चलिए हम एक असमांतर वर्गांतर वाला आयत चित्र बनाकर देखते हैं। असमांतर वर्गांतर का आयत चित्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ देखें, आपको सबसे पहले यहाँ पर असमांतर, अब क्या बनाना है आपको, एक असमांतर। अब दूसरा नंबर क्या था, असमांतर, समान, ठीक है, असमान वर्गांतर आयत चित्र, ठीक है, असान वर्गांतर वाला आयत चित्र बनाना है आपको, ठीक है। असमांतर वर्गांतर वाला आयत चित्र हमने बना लिया। अब यहाँ पर लिख लिया, अब बनाते हैं। अब इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो क्या है वो, किसी वर्ग का समायोजित तत्व, यानी समायोजित तत्व निकालना होगा आपको। उसका मैं सूत्र लिख देता हूँ। अब ये समायोजित तत्व क्या है इसको समझना पड़ेगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो असमांतर वर्गांतर आपको मैंने बता ही दिया है क्या होता है। जिस आयत में, जिसमें वर्गों में, यानी जिस आयत के वर्गों में वर्गांतर जो है असमान होता है, तो आपको यहाँ पर कुछ डेम दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से होगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। जो आपने बनाया है यहाँ पर जो असमांतर वर्गांतर है वो इस प्रकार से होगा। जैसे ही आप यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, तो आयत चित्र पता है किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर अगर 10 है तो ये बन गया, तो अगला जो है आपका ऐसे बन जाएगा, यानी ये जो है इतना बन जाएगा। अगर ये 0 से 10 है तो गैप बराबर नहीं होगा, अगला क्या हो जाएगा, ये 40 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितने का गैप आ गया, 30 का। तो इस प्रकार से जो है बन सकता है। ये 10 है, ये 30 का गैप आ गया, तो ये 30 यहाँ पर जो है 30 आ गया। ये ऊंचाई अलग हो सकती है, तो इस प्रकार से बनेगा। अगला यहाँ पर ऐसे बन सकता है, इतना भी बन सकता है। तो इस प्रकार से आयत चित्र बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं एक। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि वर्गांतर का जो है घनत्व तो निकालना पड़ता है। यहाँ पर एक सूत्र लिख लेते हैं, किसी, यहाँ पर क्या है, किसी वर्ग का समायोजित तत्व, किसी वर्ग का समायोजित तत्व, ठीक है। समायोजित तत्व निकालना है हमें। किसी वर्ग का समायोजित तत्व क्या होता है, वर्ग का वर्गांतर, वर्ग का वर्गांतर बटे में लिखना होगा सबसे कम वर्गांतर, सबसे कम वर्गांतर, ठीक है, सबसे कम वर्गांतर। आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि आपको जब ये बनाएंगे, आप यहाँ पर असमांतर वर्गांतर आयत बनाएंगे, तो उसमें आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये दोस्तों कैसे निकालते हैं हम देख लेते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है।
ठीक है, अब हम इसको यूज करना सीखते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसको निकालने का तरीका है, इसमें जैसे ही लिखा है वर्ग का वर्गांतर, यानी वर्ग का जो है वर्गांतर क्या है। वर्ग का वर्गांतर मतलब आपको देखना है वर्ग जो आपको दे रखा है, यानी जो यहाँ पर वर्ग दे रखा होता है ना, यहाँ पर 5 से 10 दे रखा है, और उसके बाद 10 से दे रखा है 30, ठीक है, उसके बाद दे रखा है 30 से 50, ऐसे दे रखा है। तो आपको सबसे पहले वर्गांतर निकालने के लिए क्या करना है, वर्ग का वर्गांतर, ठीक है, वर्ग का वर्गांतर क्या है वो लिख देना है। उसके बाद सबसे कम वर्गांतर, इसमें देख सकते हैं सबसे कम वर्गांतर क्या है 5, तो 5 से डिवाइड कर देना है, उसके बाद आपका जो है वर्गांतर निकल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो वर्ग का वर्गांतर, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं आवृत्ति घनत्व। क्या है, आवृत्ति घनत्व। आवृत्ति घनत्व निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है, आवृत्ति घनत्व। आवृत्ति घनत्व होता है, आवृत्ति घनत्व कैसे निकालते हैं, आवृत्ति बटे, इसको लिखते हैं आवृत्ति बटे और समायोजित तत्व, समायोजित, ठीक है। दोस्तों आपको समायोजित तत्व निकालना होगा, यानी समायोजित तत्व के बिना आप जो है आवृत्ति घनत्व नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको अगर असमांतर वर्गांतर वाला आयतचित्र बनाना है तो इसमें सबसे आसान विधि क्या है, इसको सबसे पहले समायोजित तत्व निकालते हैं, उसके बाद जो है आवृत्ति घनत्व को निकालते हैं। तो आपको ये जो है 2 सूत्र याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनके बिना जो है ये आयतचित्र नहीं बन सकता। तो ये बहुत ही आसान वाले सूत्र हैं, और आपको ये जो सूत्र हैं मैं क्वेश्चन करूँगा उसके माध्यम से बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं विस्तार से इनके बारे में, तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो चलिए वैसे समझते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयत चित्र का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों को आयतचित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं, कौन कौन से आंकड़े हैं, यहाँ पर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और यहाँ पर इस तरह से आंकड़े कुछ दे रखे हैं 30 से 40। यहाँ देख सकते हैं आप, एक बात नोट कर सकते हैं, यहाँ 10 से 15 के बीच में कितना गैप है, 5 का, और यहाँ पर भी 5 का। लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं यहाँ 40 और 30 के बीच में 10 का गैप आ गया, यानी इसमें गैप समान नहीं है, सभी का गैप समान नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाएगा असमांतर वर्गांतर वाला आयतचित्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मजदूरी दे रखी है, और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को और जानते हैं कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तालिका बनानी पड़ेगी। तो एक तालिका हमें बना लेते हैं, जिसके माध्यम से आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे। उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक तालिका बना लेनी है। जैसे ही आपको क्वेश्चन करना है, तो आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर तालिका बनानी है। सबसे पहले आप तालिका बना लें। तो तालिका में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका साप्ताहिक वेतन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर लिख दें साप्ताहिक वेतन, ठीक है, साप्ताहिक वेतन। तो आपको वेतन लिख लेना है, रुपए में दे रखा है, लिख दो। तो यहाँ पर आपका साप्ताहिक वेतन हो गया। उसके बाद यहाँ पर मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या लिख दी हमने। उसके बाद अगला जो है हमारा कॉलम आएगा समायोजित तत्व, समायोजित, यानी आपको पहले यहाँ पर समायोजित तत्व निकालना पड़ेगा, समायोजित तत्व। उसके बाद आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा आवृत्ति घनत्व, आवृत्ति घनत्व, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आवृत्ति घनत्व निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आवृत्ति घनत्व निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम
यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं और कैसे करते हैं समझते हैं। यहाँ पर आपको पहले तालिका बना लेनी है इस तरह से। तो आपको पहले 4 कॉलम, यहाँ पर 4 कॉलम बनाने हैं। पहला साप्ताहिक वेतन का जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, मजदूरी का जो भी क्वेश्चन में पहले से दिया होगा। आपको 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाने हैं जिसका नाम है समायोजित तत्व और आवर्ती घनत्व। जैसा कि मैंने पहले आपको यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर इस तरह से ये क्या है, आपका आवर्ती घनत्व निकालना था, किसी वर्ग का समायोजित तत्व और आवर्ती घनत्व। तो इन दोनों का कॉलम आपको बना लेना है। आपको इन दोनों को बाहर कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ तो दोस्तों, आपको इन दोनों का जो है एक कॉलम बना लेना है। आपको इन दोनों को बाहर कहीं कैलकुलेट नहीं करना है, इन्हें आपको कैलकुलेट करना है इस सारणी के अंदर। तो चलिए हम इस सारणी के अंदर इन सबको कैलकुलेट करते हैं और आंसर को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गांतर लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा था, हमें दिया था 10 से 15, उसके बाद दिया था हमें 15 से 20, अगला दिया था हमें 20 से जो है 25 दिया था, 25 के बाद दिया था हमें 25 से 30, फिर उसके बाद 30 से 40, 40 से दिया था हमें 60, 60 से हमें दे रखा है जो 80। तो इस प्रकार से कुछ आंकड़े दे रखे हैं हमें। और यहाँ पर मज़दूरों की संख्या क्या थी, 7, 10, 27 और इसमें जो थी हमारी 15, 12, 12, 8। तो इस तरह से यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं। उसके बाद हमें निकालना है समायोजित तत्व। हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है, समायोजित तत्व क्या होता है। समायोजित तत्व इसमें समझिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर छांटिए, यहाँ पर देखना है आपको कि कौन सा वर्ग, इनमें से देखिए वर्गांतर, देखिए यहाँ पर किस वर्ग में जो गैप है सबसे कम है। यहाँ पर देखिए 5 और 15 के बीच, 10 और 15 के बीच में कितना गैप है, 5 का। यहाँ पर 15 और 20 के बीच में 5 का, और 20 और 25 के बीच में 5 का। उसके बाद यहाँ पर देखिए 30 और 40 के बीच में 10 का, और यहाँ पर 40 और 60 के बीच में 20 का। तो इस प्रकार से जो मिनिमम गैप है, यानी कम से कम गैप है, वो 5 है। तो कम से कम गैप हम क्या करते हैं, यहाँ पर कम से कम गैप लिख लेंगे। उसके ऊपर जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इस वर्ग का गैप लिखेंगे। यानी क्या करेंगे, समायोजित तत्व निकालने के लिए पहले वर्ग का गैप, देखिए यहाँ पर कैसे फॉर्मूला था, वर्ग का वर्गांतर, जो भी जिस वर्ग का हमें निकालना है वर्ग का वर्गांतर सबसे कम वर्गांतर। तो हमें जो सबसे कम वर्गांतर दिया है वो एक बार लिखना है, क्योंकि हमारा जो वर्गांतर है 5 है, 5 हर बार नीचे आएगा और इसे हर बार नीचे लिखना है। उसके बाद हमारा जो है वर्गांतर आ गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर है 10 और 15 के बीच में कितना गैप, 5 का। तो इनको काटेंगे तो कितना, 1, 1 आ गया समायोजित तत्व। उसके बाद 15 और 20 के बीच में कितना गैप है, 5 का। तो ये भी उसी तरह सेम, तो 1, इसके बीच में 5 का, ये भी उसी तरह सेम, ये भी कट के 1। अब देखिए यहाँ पर भी 5 का है, तो यहाँ पर भी 5 × 5, 5/5 आएगा 1। अब देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रखी है, यहाँ पर 30 से 40 में 10 का गैप आया है। तो सीधी सी बात है 10 लिख दो, नीचे 5 का 5, हमेशा 5 आएगा नीचे, हमेशा वही संख्या आएगी नीचे जो कि वर्गांतर में सबसे कम है। इन वर्गों में अंतर देखिए, सबसे कम अंतर को हम यहाँ लिख देते हैं, हमेशा यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हमारा जो है जो भी वर्गांतर का अंतर है, इसके अंदर जो अंतर आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, काटते हैं, 2 एकम तो ये 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 20 आ रहा है, तो 20/5, 5 चौको 20, तो ये 4 आ गया। उसके बाद यहाँ कितना आया है, 60 से 80, तो 60 से 80 कितना होता है, 20 होता है। तो ये भी 20, तो यहाँ पर 5, 5 चौको 20, तो ये क्या कितना आया, 4। तो हमारा जो समायोजित तत्व है इतना आ गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, जैसा कि हमने इस फॉर्मूले में पढ़ा है, समायोजित तत्व से भाग कर देना है आवृत्ति को। समायोजित तत्व से भाग कर देना है आवृत्ति को। आवृत्ति क्या है हमारी, आवृत्ति ये रही, इसे कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति यानी इतने आवृत्ति क्या है, देखिए यहाँ पर जो है इसके बीच में आ रहा है, 7 आ रहा है बीच में, ये आवृत्तियाँ हैं हमारी। जो मजदूरों की संख्या दे रखी होती है क्वेश्चन में, वही आवृत्ति होती है, तो वो आवृत्ति है हमारी। अब हमें क्वेश्चन में लिखना है, यहाँ पर देखिए आवृत्ति लिखनी है, तो आवृत्ति लिख लें हम। क्या है, आवृत्ति को करेंगे 1 से भाग,
तो हम करेंगे 1 से भाग, यहाँ पर क्या होगा 7/1, तो कितना आएगा हमें पता है 7 आएगा। ठीक है, अगला क्या है 10 को करेंगे 1 से भाग, तो 10 1/10। ठीक है, इसको करेंगे 27 को करेंगे 1 से भाग बटे में 27 आ जाएगा। और उसके बाद जो अगला है 15 को कर देंगे 1 से भाग, तो 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 12 को कर देंगे 2 से भाग, 12/2 आ गया 6। उसके बाद 12 को 4 से भाग करेंगे 12/4, तो हमारे पास 4 3 12 3 आ जाएगा। अगला जो है हमारा 8 है, 8 को भाग कर दिया 4 से, तो आंसर आएगा 2। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया हमारा आवृत्ति घनत्व। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से बंद कर देते हैं और ये हमारी जो है एक टेबल बन गई। अब हम इसके माध्यम से बड़ी आसानी से जो अपना आयत चित्र बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे हम इसके माध्यम से आयत चित्र बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पर ये वाली संख्याएं दिखानी हैं, यहाँ पर ये वाली संख्याएं हमें दिखानी हैं। कहाँ पर, ये वाली संख्याएं हमेशा जो वर्गांतर होता है वो जो है नीचे दिखाया जाता है आयत चित्र के नीचे वाली लाइन में, यानी एक्स एक्सिस पर, और इसको दिखाया जाता है वाई एक्सिस पर। तो हम वही करेंगे और वही करके दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्गांतर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने बना लिया वर्गांतर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बना लिया, कुछ इस तरह से बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है गैप ले लेते हैं। कितने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो आंकड़े हैं 27 तक हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है 5 का गैप ले लेते हैं। तो 5 10 15 20 25 और ये 30 तक आ गया। 5 10 15 20 और ये 25 और ये 30, तो यहाँ पर मैक्सिमम इतना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे पता है गैप जो है 80 तक है। देखिए यहाँ पर 10 का गैप 80 तक है, तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर 10 का गैप ले लूँगा। ठीक है, क्या करूँगा 10 का गैप ले लूँगा। तो 10 का 5 का ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्योंकि 5 से स्टार्ट है 5 का लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 5 का ले लेते हैं हम गैप। यहाँ पर 5 का जैसे ही लेते हैं, यहाँ पर कैसे करेंगे 5 का ले लेंगे, यानी 5 का यहाँ पर गैप लेते हैं। जो भी लिखा है वही ले लो, क्यों हमें दिक्कत करनी है, जो लिखा है आप वही ले सकते हैं, बड़ा ही आसान है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लेना है। उसके बाद आता है 10, अगला 10 है 10 लिख लो। तो 10 पे क्या है 10 लिखा, उसके बाद अगला है 15। ठीक है, अगला क्या है 15 के बाद है 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद कितना 30, 30 के बाद है 35। तो आप 5 का गैप ले लेते हैं। 35 है 45, 35 के बाद क्या है आपका 40। ठीक है, 40 के बाद आता है 45, 45 के बाद है 50, 50 के बाद कितना है 55, 55 के बाद कितना हो जाएगा 60, 60 के बाद कितना 65, 65 के बाद कितना 70 हो जाएगा, 70 के बाद 75, 75 के बाद जो है 80। तो इस प्रकार से 80 तक ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास 80 है, ये प्रकार से हमारे पास 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया मैंने 5 का गैप ले लिया है। ठीक है, 5 का गैप लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखिए 10 से 15 के बीच में कितना 7 है। तो 10 से 15 के बीच में ये रहा, 10 से यहाँ पर देखिए 10 से 15 के बीच में, तो इसको आगे बढ़ाएंगे कितना 7 तक ऊपर बढ़ाएंगे तो 7 यहाँ पर कुछ आएगा इस तरह से यहाँ पर, और इसको इस तरह से मिला देंगे, तो ये बन गया हमारा 7। ठीक है, अगला क्या बनेगा, अगला हमारा 10 बनेगा। 10 कैसे बनता है, 10 कहाँ पर आएगा, 10 हमारा ये रहा, अगला किसके बीच में है 15, यहाँ देख सकते हैं अगला है 15 और 20 के बीच में 10। तो 15 और 20 के बीच में कितना आ रहेगा 10 आ जाएगा। तो 15 और 20 के बीच में कितना है 10, तो 15-20 के बीच में कर देंगे 10। तो 10 कहाँ पर है, ये रहा, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ये थोड़ा नीचे होगा और यहाँ पर ये 10 थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर ये आ जाएगा 15-20 के बीच में 10। ठीक है, अगला क्या है हमारा समायोजित तत्व, तो 10 के बाद 27, 27 कितने में, एक ही का गैप है, 27 पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 27। ठीक है, यहाँ पर 25 के पास जो है, यहाँ इसके ऊपर थोड़ा ये रहा, 25 से 26 27, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 26 27 ये आ गया हमारा, 27 हो गया। अगला क्या है, अगला देखिए यहाँ पर 15 है, तो 15 लिख लेते हैं, 15 30
इसके बीच में 15 है, 15 कहाँ आएगा, ये रहा ये, तो ये रहा आपका 15, तो ये 15 आ गया, ये 27 आ गया और ये 10 आ गया। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो कहाँ पर आने वाला है, अगला पॉइंट जो है हमारा 6 पर आएगा। तो 6 कितना है, 6 कहाँ पर है, ये रहा 5 के बाद 6, तो अगला पॉइंट 6 है। लेकिन आपको ये याद रखना है, यहाँ पर देखिए 2 समायोजित तत्व है, ठीक है, 2, एक था कोई दिक्कत नहीं था, 2 है। यहाँ पर देखिए 15 में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 15 में 30 से 10 का गैप है, तो आपको क्या करना है, इसमें 5 का गैप और 10 का गैप, तो 10 का गैप ले लेना है, तो आपको यहाँ पर लगाना है, ये है 15, ये है कि आपका 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको करना है 3 ले लेना है। 3 कहाँ पर आएगा, 3 ये रहा, 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पर 3 यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से 3 आ गया। अब इसमें देखिए गैप कितना है, गैप कितना है आपका 3 में, अगले में 10-20 का गैप है, तो 20 कैसे आएगा, 5 5 5 और 5, तो आपको यहाँ तक इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा इसको, और ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से ये 3 हो गया। अगला कैसे करेंगे, अगला 2 है, 2 में भी 20 का गैप है, 2 का क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 5 5 5 5 और ये बन गया 20, तो ये हो गया अपना 2। तो आयत चित्र कुछ इस प्रकार का दिखेगा, इस प्रकार से आप एक आयत चित्र बना सकते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है, बस क्या करना है, याद रखना है आपको, सबसे पहले आपको एक समायोजित तत्व निकाल लेना है। समायोजित तत्व कैसे निकलता है, सबसे पहले वर्ग लेना है, वर्ग में देखना है कि कौन सी संख्या जो है इसमें छोटी है, यानी वर्ग का अंतर करना है। सबसे पहले बड़े में से इसको घटाना है, देखना है इनमें अंतर, सबसे कम अंतर किस वर्ग में है, उसका वर्ग का अंतर ले लेना है, उसको बटे के नीचे लिखना है, और जिसका जो है वर्ग, उसका वर्ग उसके ऊपर लिखना है। और यहाँ पर देखें इसमें कितने का वर्ग है, 5 का, तो 5 बटे जो है 5 लिख देना है, और उसको काट के लिखना है, वो समायोजित तत्व आपका निकल जाएगा। और अगले में आवर्ती घनत्व निकालने के लिए जो संख्या क्वेश्चन में दे रखी है उसको डिवाइड कर देना है अपने समायोजित तत्व से, यहाँ पर जो है 7 जैसे आ जाएगा, तो जितना भी आपका समायोजित तत्व आता है उससे आपको डिवाइड जो है कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आप फॉर्मूले लिख लेना, ये किस प्रकार से काम करते हैं, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका इनके बिना जो है आयत चित्र नहीं बन सकता दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों अब फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट में इस चैप्टर के।